में मानी जा रही है। चलिए एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर मोहित मोदी, डायरेक्टर एक्टिविटीज क्रिसिल रिसर्च के। वेरी गुड मॉर्निंग मोहित। बाजार को आप कहाँ की तरफ देखते हैं? आज जो दबाव हमको देखने को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, क्या उसका असर ही रहेगा या फिर आपको थोड़ा बहुत पुल बैक की उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, क्रिसिल रिसर्च के अनुमान के अनुसार हम लोग इस साल के एंड तक, मार्च 2014 के एंड तक बाजार को 6300 से 6500 के आसपास देखते हैं एक फंडामेंटल लेवल पर। आज अगर बाजार 5900 के आसपास है तो ये जो जर्नी होगी अगले कुछ पॉइंट्स की और जो फंडामेंटल लेवल पर, हमें पहली बात तो ये है कि बाजार आज के लेवल में इट इज ऑलमोस्ट इन लाइन विद आवर एक्सपेक्टेशन। दूसरी बात ये है कि ऑन द शॉर्ट टर्म बेसिस वी कैन सी सम वोलेटिलिटी बिकॉज द मार्केट इज करंटली मोर लिक्विडिटी ड्रिवन इन द ग्लोबल सिनारियो, but fundamentally things should take a turn towards better over next 2-3 quarters, जिससे कि आप एक इम्प्रूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं इन अर्निंग्स, जो कि फिर वैल्यूएशन में भी दिखने को मिल सकता है। की बात करते हैं मोहित, मेरा सवाल आपसे होगा क्योंकि आप क्रिसिल में हैं और हमने फिलहाल हाल ही में देखा है कि क्रिसिल ने बहुत सारी कंपनीज को डाउनग्रेड किया है बेस्ड ऑन द डेट दे आर हेवी डेट दे आर अंडर, बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स। आपको क्या लगता है, आप जो इस लेवल की बात कर रहे हैं इस साल के अंत तक, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो निफ्टी को इन लेवल्स की तरफ पुश करेंगे? आई मीन द सेक्टर्स दैट यू आर बाइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, मैं डे ट्रेडिंग के बारे में नहीं बता पाऊंगा बिकॉज मैं इक्विटी साइड से हूँ, वी आर कम्प्लीटली फायरवॉल्ड विद द रेटिंग ऑपरेशंस। बट ऑन द इक्विटी साइड हमारा व्यू है कि 2-3 सेक्टर्स जो मार्केट के लिए जो मार्केट में अर्निंग्स इंप्रूवमेंट दिखा सकते हैं। पहला सेक्टर रहेगा फार्मा, दूसरा रहेगा आईटी। मीडिया में हम थोड़ा इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द डिजिटाइजेशन थीम विच इज़ गोइंग ऑन, एंड अगर उसमें जो पिछले 6-8 महीनों में हमने इम्प्रूवमेंट जो अर्निंग्स जो इम्प्रूवमेंट देखा ऑपरेशनल लेवल पे, अगर वो मोमेंटम बनता है तो मीडिया में हम अर्निंग्स इम्प्रूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। सो इन सेक्टर्स के चलते हमें ये उम्मीद है कि ऑन ए फंडामेंटल लेवल वैल्यूएशंस ऑफ द निफ्टी शुड इम्प्रूव। एट द same time, the capital goods or the heavy industry sectors and construction, there the pipeline is very dry. So उसको बनने में अभी थोड़ा टाइम लग रहा है और इस फाइनेंशियल ईयर में वो शायद वो पाइपलाइन बनना शायद शुरू हो जाए या फिर उसकी पहली संभावना दिखनी चालू हो जाए, ये हमारी उम्मीद है। मोहित आपके कहेंगे क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है जो पहली बार जिसको हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जिसकी लिस्टिंग है बाजार में, आपकी रणनीति क्या होगी लिस्टिंग पर? जी, क्रिसिल रिसर्च ने जस्ट डायल का आईपीओ ग्रेडिंग किया था तो मैं वैल्यूएशन पे कुछ नहीं कह पाऊंगा। लेकिन मुनाफा मिलेगा तो समेटना चाहेंगे पहले दिन? जी, आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट कमेंट ऑन वैल्यूएशन ऑन दिस। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। रजत, मोहित आप क्या कहेंगे? बजाज इलेक्ट्रिकल्स पे आप क्या कहेंगे? यूबीएस कहता है आपको खरीदना चाहिए और लक्ष्य है 275 रुपए का, आप क्या करेंगे? I'm sorry, but Bajaj is not in my active coverage, so I don't have a fair value in the market. Okay, let's talk about Power Finance Corporation. CRISIL has a report on it. वो मानते हैं कि Power Finance Corporation में एक अच्छा अपसाइड को हमको देखने को मिल पाएगा, आप क्या मानते हैं? देखिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को हमने इक्विटी साइड में 4/5 ऑन फंडामेंटल, जो कि एक सुपीरियर ग्रेड होता है, वो दिया है और हमारा फेयर वैल्यू 275 रुपये है। इसके 2-3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म पावर सेक्टर डिमांड को देखते हैं तो अराउंड 71 गीगावाट्स की कैपेसिटी अगले 5 साल में आनी है और मोस्ट ऑफ दिस वुड नीड टू बी फाइनेंस्ड obviously, which means very good prospects as far as the Power Finance Corporation scrip is concerned. The second thing is Power Finance Corporation ने mostly अभी तक अपने the way they deal, they have kept their asset quality very much in check. So I think these the third is their yields are very somewhat consistent, which essentially means that they have been giving consistent returns, जिसके कारण से हमने भी इसको 275 का फेयर वैल्यू असाइन किया है। जी, 275 गिरा दें तो लक्ष्य यहाँ पे। फार्मा स्पेस में कोई ऐसा काउंटर मोहित जो आपको अच्छा लग रहा हो?
देखिए फार्मा में हमारा कवरेज मिड कैप में है। मिड कैप में वी कवर ओमकार स्पेशलिटी, जिसको कि हमने फंडामेंटली 3/5 ग्रेड किया है और उसका फेयर वैल्यू 130 रुपये है। अगर आप इस स्टॉक को देखते हैं तो इसमें द कंपनी इज ए स्पेशलिस्ट इन सेलेनियम केमिस्ट्री, और इसके सम ऑफ द लार्जेस्ट क्लाइंट्स, सम ऑफ द लार्जेस्ट फार्मा कंपनीज ग्लोबली आर देयर क्लाइंट्स. So from a production point of view, from a business point of view, they seem to have very good prospects. The only issue is that in this the business model is very much working capital intensive, and working capital becomes the limitation to which this company can grow. If you look at last 2 years growth in the company, it has been significantly well, and the company has been posting 20% plus ROEs, so which is very positive for us. मोहित, आपकी कैपिटल गुड्स पे राय क्या होगी? हालांकि अगर मैं एक एक करके बात करूं तो मैं BHEL बात कर चुका हूं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, L&T को लेकर हमने भी एक्सक्लूसिव खबर देखी, लेकिन अगर मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से, मीडियम स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से हमें बात करनी हो कैपिटल गुड्स पे, क्योंकि चार्ट्स काफी डिस्टर्ब हैं। Q4 की फिगर्स के बाद L&T के BHEL को भी डैमेज हुआ है, इटसेल्फ L&T को तो डैमेज हुआ ही है। आपकी रणनीति क्या होगी मीडियम और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन प्राइसेस पर? देखिए, अगर आप Q4 के रिजल्ट्स देखते हैं तो कैपिटल गुड्स का रेवेन्यू 4% डिप हुआ है क्या एग्रीगेट फर्म्स ऑफ कैपिटल गुड सेक्टर का, और एबिटा मार्जिन पे करीब 120 बेसिस पॉइंट्स का प्रेशर रहा है। सो क्लियरली दिस वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि क्योंकि इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन अगर इकोनॉमी में देखें तो बहुत कम थी, और उसका इम्पैक्ट क्लियरली इस सेक्टर को पड़ा है। आगे फॉरवर्ड लुकिंग अगर आप देख रहे हैं तो 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली बात, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, जो करंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ द लार्ज कैप्स थिंग्स आर समवॉट ऑन ट्रैक, बट वहाँ पे भी प्रेशर बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। वो प्रेशर कितना रिलीज होता है उस पर डिपेंड करेगा। द सेकेंड थिंग इज़ कि इनके जो डाउनस्ट्रीम सेक्टर्स हैं वहाँ पर डेडलॉक अगर जो होता है, फॉर एग्जांपल if you look at deadlock in the power sector, if you look at deadlock in steel and other industries, so that is impacting the capital goods sector in a much bigger way. So वहाँ पे क्लैरिटी उभर के आती है। अगर हम पॉलिसी एक्शन देखते हैं अगले 1-2 क्वार्टर में, तो इस सेक्टर का रिवाइवल फ्रॉम एन अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू की उम्मीद की जा सकती है। नहीं तो इट विल ऑल डिपेंड कि इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन कब तक बनती है, जिसकी की उम्मीद आई थिंक FY14 के एंड तक ही की जा सकती है। फार्मा कंपनीज में आपका क्या यहाँ पे व्यू होगा मोहित? एनी ऑफ द फार्मा कंपनीज दैट यू आएंगे, आपने ओमकार स्पेशलिटी की बात की, दैट्स अ डिफरेंट जॉनर में बिल्कुल आती है, लेकिन अगर टिपिकली एक फार्मा कंपनी की बात की जाए लाइक डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, सन फार्मा, क्या करेंगे आप? देखिए, फार्मा पैक को अगर आप देखते हैं तो Q4 अर्निंग्स देखेंगे आप, 15% की ग्रोथ दी है रैनबैक्सी को छोड़ के कंपनीज ने ऑन एन एग्रीगेट, and with the rupee at this level, I think the prospects are good. The second thing is patent expiry pipeline अच्छी strong है in the global market, जो कि top tier pharma companies के लिए अच्छी बात होगी। बट अगर आप ग्लोबली फार्मा कंपनीज का चार्ट देखें और उनकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री देखते हैं, तो आज इंडियन फार्मा कंपनीज, स्पेशली द लार्ज वंस, सन एंड डॉक्टर रेड्डीज, they are at a stage जहाँ पे कि the next level of growth might come through inorganic route, which is what companies like Teva have done historically. So इस स्टेज पे आके फार्मा सेक्टर में we are as CRISIL Research we are expecting कि there could be some inorganic movement in the sector which would be good from a long term perspective for the sector. मिल रही है। मोहित, your last question I'll ask on the cement space only. सीमेंट स्पेस में आप क्या करेंगे इस समय? डिमांड सिनेरियो काफी वीक है और अब मानसून आ रहा है तो उसमें डिमांड गिरने के काफी चांसेस है। आई मीन प्राइसिंग वुड बी अंडर प्रेशर। देखिए, सीमेंट में लास्ट ईयर प्राइस रिलेशन अगर अराउंड 15-16% हुआ था, उसके चलते इस साल अनदर प्राइस रियलाइजेशन होने की उम्मीद बहुत कम है। अगर आप वॉल्यूम्स देखते हैं तो आप सही कह रहे हैं, डिमांड सिनेरियो कम है। एग्रीगेट रिजल्ट्स पे सीमेंट सेक्टर ने 2-4% वॉल्यूम डिग्रोथ दिखाई है इन Q4।
The third thing which is impacting the sector is the freight increases. Around 3 percentage point का EBITDA margin पे प्रेशर रहा है, जो कि मोस्टली फ्रेट इंक्रीज के कारण रहा है। और जो सरकार की नीति है जो कि डीजल प्राइस डीरेगुलेशन की बात करते हैं, अगर वो पूरी तरह होता है, अगले 4-5 महीने और डीरेगुलेट होती है डीजल प्राइसेस, तो सीमेंट कंपनीज पे फ्रॉम ऑन एबिटा मार्जिन साइड अगेन प्रेशर बिल्ड होता ही दिखेगा। सो फ्रॉम ए मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव वी आर एक्सपेक्टिंग प्रेशर बिल्डिंग अप इन दिस सेक्टर, बट फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑपरेटिंग रेट्स हैव इम्प्रूव्ड इन लास्ट 6 months, 6 to 8 months. So ऑपरेटिंग रेट्स अगले 4-5 साल में भी थोड़े और इम्प्रूव होने की उम्मीद की जा सकती है। फिर मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी इंडस्ट्रीज पे, और साथ ही साथ बताया अपना आउटलुक अपने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हमने जो बात की आखिरी